Hello everyone. Today we will start our topic price elasticity of supply. In the last video we have started this chapter theory of supply. In this we have covered the topics meaning of supply, law of supply, what is law of supply, uh, quantity change in quantity supplied, change in supply, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं price elasticity of supply. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेम एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है. कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें. तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या पढ़ा था, पहले उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, राइट. दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड. अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो प्राइस के चेंज होने से आपकी सप्लाई में कितना चेंज आया, दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपका प्राइस हो गया 10, तो 10 प्राइस होते ही सप्लाई में कितना चेंज आया, क्या सप्लाई भी 10 हो गई, या सप्लाई 9 हो गई, या सप्लाई 8 हो गई, राइट. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला भी यही होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल डिमांड की तरह चल रहे हैं हम लोग. इसके बाद काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है वो कितने टाइप्स का होता है. डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स का होता था, 5 टाइप्स का होता था. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन इलास्टिक एंड लेस देन इलास्टिक. यहाँ पर भी वैसे ही होगा. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, imperfectly elastic supply, unitary elastic supply, greater than elasticity supply and less elastic supply. ठीक है. वही 5 काइंड्स हम यहाँ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, जहाँ पर आपका प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है. ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में आपकी जो इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की वो कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है. इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन है कि प्राइस तो आपके सेम रहेंगे लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होती चली जाएगी. ठीक है. एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि वो इनफाइनाइट हो जाए. एट द सेम प्राइसेस द सप्लाई विल इंक्रीज टिल इनफाइनाइट. ठीक है. तो एक ऐसी सिचुएशन व्हेन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज इनफाइनाइट एट प्रिवेलिंग प्राइस. प्राइस तो सेम ही रहेगा, 10 ही रहेगा, लेकिन सप्लाई क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी टिल इनफाइनाइट, राइट. इसका हम जो ग्राफ है, कर्व है, वो कैसे बनाते हैं. ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई और ये हमारा प्राइस. प्राइस कैसा है, कांस्टेंट है, तो प्राइस कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया 10 पर. लेकिन आपकी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी. इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. प्राइस सेम रहेगा लेकिन आपकी सप्लाई क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. एंड इट कैन बी इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. दैट्स वाई परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट. बिल्कुल डिमांड जैसा ही है जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था. नेक्स्ट थिंग इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या कब होती है, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0 हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप प्राइस कितना भी इंक्रीज कर दीजिए लेकिन आपकी सप्लाई सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट कोई भी डिक्रीमेंट नहीं आएगा. व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. प्राइस में आप कोई भी चेंज कर दीजिए, प्राइस को बढ़ाइए घटाइए कुछ भी करिए, लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाई कैसी रहेगी, आपकी क्वांटिटी सप्लाई सेम ही रहेगी, 2 ही रहेगी. आप 2 ही सप्लाई कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, चाहे उसके प्राइस कितने भी हो जाएं. फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर गुड ले लेते हैं. एग्रीकल्चर गुड, मान लीजिए इस साल बारिश नहीं हुई तो उसके कारण हम एग्रीकल्चर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाए. तो जितना प्रोड्यूस किया है हम उतनी ही तो सप्लाई कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से ले आएंगे. चाहे आप कितना भी प्राइस बढ़ा दीजिए उसका, लेकिन सप्लाई हमारे पास, जितना हमारे पास स्टॉक है उतना ही तो सप्लाई कर पाएंगे. तो द सप्लाई रिमेन कॉन्स्टेंट विद एनी ऑफ द प्राइस. ठीक है. सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई है. प्राइस क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है. प्राइस 10 था, फिर 30 हुआ, 20 हुआ, फिर 30 हुआ, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई 2 थी तो 2 ही रही. चाहे वो प्राइस 10 था, चाहे 20 था,
चाहे वो 30 था, लेकिन आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कैसी रही, कांस्टेंट रही. दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस. ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है टू वाई एक्सिस. एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वो पैरेलल होता था, ये हॉरिजॉन्टल होता है टू वाई एक्सिस. क्लियर? ठीक है. देखो हम पहले P1 पे थे, फिर P2 पर आए, फिर P3 पर आए, लेकिन आपका जो क्वांटिटी सप्लाई था वो कैसा रहा, इट रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो OP, then OP1, then OP2, but we remain constant with respect to quantity supply, that is OQ. हम इसको Q मान सकते हैं. हम OQ पर ही रहे, हम OQ से आगे बढ़े ही नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होता है हमारा. तो 1 कब होगा, जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाई में आना चाहिए. व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फॉर एग्जांपल, प्राइस पहले 10 था तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई होती थी 100. अब जैसे ही मैंने प्राइस को 5 बढ़ाया, 15 कर दिया, तुरंत ही मेरी क्वांटिटी सप्लाई भी कितनी बढ़ गई, 150 बढ़ गई. ठीक है. तो देखिए जितना चेंज यहाँ आया है उतना ही चेंज कहाँ आ गया, क्वांटिटी सप्लाई में आ गया. ठीक है. तो हम इसको बोलते हैं जब दोनों चेंजेस इक्वल होते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक. तो अब ये देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व कैसे बनेगा. पहले हमारा क्या था, जब 10 प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई थी 100, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा, जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही हमारी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई. हमारा प्राइस 15 हुआ, तुरंत हमारी जो सप्लाई थी वो 150 हो गई. यानी कि दोनों का जो परसेंटेज आया वो कैसा आया, सेम आया. देखिए इन दोनों का डिफरेंस सेम है ना. तो हम ये कहेंगे कि जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही सप्लाई बढ़ी, उससे ज़्यादा ना उससे कम. तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ग्रेटर में आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इट इज़ ग्रेटर दैन 1 होती है. यानी कि यहाँ पर आपकी सप्लाई तो ज़्यादा होगी प्राइस के कंपैरिजन में. तो हम क्या कहेंगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी कि प्राइस बढ़ तो रहा है, इंक्रीज तो होगा, बट उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना कि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि अ स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइसेस विल इंक्रीज द सप्लाई इन अ लार्ज क्वांटिटी, इन अ ग्रेटर क्वांटिटी. ठीक है. थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, बस 10 से 15 किया, तुरंत सप्लाई 100 से 200 हो गई. वैसे तो 150 होना चाहिए था अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखते, लेकिन नहीं, वो और ज़्यादा बढ़ी. तो प्राइस स्लाइटली अपने आप में इंक्रीज करता है, तो उससे ज़्यादा सप्लाई अपने आप में जब इंक्रीज कर लेती है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. ये देखिए पहले हम प्राइस था हमारा 10 तो हमारी सप्लाई थी 100. जैसे ही हमने प्राइस हल्का सा इंक्रीज़ किया, 15 थोड़ा सा बढ़ाया, देखिए कितनी सारी सप्लाई बढ़ गई हमारी. हमने तुरंत ही उसकी सप्लाई को बहुत सारा बढ़ा दिया. ठीक है. तो ये देखिए इसका सप्लाई कर्व है SS. पहले हम कहाँ थे, Q पर थे, OQ पर और P पर, OP and OQ. The original price was OP and the original quantity was OQ, but after the change in the price we will go from OP to OP1 and from OQ to OQ2. OQ2 पर आ गए ना हम लोग. तो अगर जरा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी, बहुत सारी बढ़ जाएगी. दैट इज कॉल्ड ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. इसके बाद हम बात करते हैं लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. जहाँ पर आपकी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कैसी होती है, लेस होती है. अब लेस किससे होगी, प्राइस से लेस होगी. इसका मतलब प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा होगा और सप्लाई कम बढ़ रही होगी इन कंपैरिजन टू द प्राइसेस. तो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई बढ़ तो रही है बट प्राइस को देखते हुए, प्राइस के परसेंटेज चेंज को देखते हुए कम बढ़ रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 10 से सीधे हमने प्राइस कितना कर दिया, 20. तो इट मीन्स जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई थी वो 100 से 200 होना चाहिए था, लेकिन कितना हुआ, 150 हो गया, थोड़ा कम बढ़ा. प्राइस तो बहुत बढ़ गई लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कितनी बढ़ी, कम बढ़ी.
तो कहने का मतलब ये है व्हेन देयर इज़ अ स्लाइट राइज इन द प्राइसेस द क्वांटिटी सप्लाई विल डिक्रीज। ये देखिए पहले हमारा प्राइस था 10, तो हमारी हम सप्लाई कितना करते थे 100। जैसे ही हमने प्राइस को बढ़ाया, देखिए कितना सारा प्राइस बढ़ा यहाँ पर, ठीक है। प्राइस को जैसे ही हमने 20 किया तो सप्लाई हमारी इतनी सी बढ़ी, जरा सी बढ़ी, ये देखिए इतनी सी, 100 से 150 ही हुई। तो अ स्लाइट राइज इन द प्राइसेस विल लीड टू the rise in supply in a very small quantity, in a less quantity, not in a very large quantity, that is called less than unitary elastic supply, ठीक है। तो these are very simple and just like price elasticity of demand as we have already heard about that। तो ये है। इसके बाद एक इसमें मेथड होता है, वो देख लीजिए आप, जो न्यूमेरिकल आता है वो यही मेथड, एक परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैं अभी आपको बता चुकी थी पहले भी। अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें तो कैसे होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज का जो साइन होता है वो किससे आता है, डेल, ठीक है, डेल क्यू एक्स अपॉन परसेंटेज डेल पी। अब ये देखिए आप डेल क्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो परसेंटेज डेल क्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और डेल पी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज डेल पी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल पी अपॉन पी इंटू 100। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। और एक्सपेंड कर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे तो हमारा प्राइस आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्यू, ये हमारा आ जाएगा प्राइस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा डेल क्यू, ये हमारा आ जाएगा डेल प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, प्राइस अपॉन क्यू इंटू डेल क्यू अपॉन डेल पी, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये फॉर्मूला हो सकता है, इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्ट इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर देख लेते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 12 पर यूनिट टू 9 पर यूनिट, पहले प्राइस कितना था 12 था, और अब प्राइस कितना हो गया 9। तो यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितना था 12 था, न्यू प्राइस क्या हो गया 9 हो गया। द प्रोड्यूसर सप्लाई 75% लेस आउटपुट, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कितनी कर रहा है 75%। अब उसने परसेंटेज तो निकाल कर दिया हुआ है, क्वांटिटी सप्लाई तो उसने निकाल कर दी हुई है। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालना है प्राइस, ठीक है, यानी कि डेल पी निकालना है हमको। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब सबसे पहले हमें डेल क्यू निकालना है, डेल क्यू हमें निकाल कर दिया हुआ है 75%, इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, डेल पी निकालना है। तो डेल पी का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस। तो ओरिजिनल कितना है 12 था पहले, और अब कितना प्राइस हो गया 9 हो गया। तो इसका मतलब डेल पी कितना आ गया 3 आ गया। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल पी अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो डेल पी कितना आया था हमारा 3, ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा 12 इंटू 100। इस तरीके से हमारा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल कर आया वो 25% निकल कर आ गया। और हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट पुट द थिंग इन फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 25, दैट इज 3। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से बहुत जर्नल से न्यूमेरिकल हैं, बहुत सिंपल से सारे न्यूमेरिकल इसी तरीके से फाइंड आउट होंगे। एंड इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरीज देन यू कैन मैंशन मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, देन यू कैन आस्क मी। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर। और अब जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें रेवेन्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा रह गया था, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।